हेलो बच्चों, मैं ममता जी क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों 11th इकोनॉमिक्स के अंदर अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है और सेकंड चैप्टर के 4 भाग अपन देख चुके हैं। आज अपन अपना स्टार्ट करेंगे 5वां भाग। और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देख लिया था कि कृषि और कृषि के अंदर भी हरित क्रांति, कि कृषि में उन्नति के लिए, कृषि के अंदर यानी खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हमने हरित क्रांति प्रारंभ की थी, जो कि 1966 यानी 1966 के दौर में चालू हुई थी। और उसके बारे के अंदर की हरित क्रांति के अंदर क्या हुआ था कि देश के अंदर अनाज का उत्पादन बढ़ गया था, जिससे देश खाद्यान्न के रूप में आत्मनिर्भर बन गया था। अब आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उद्योग और व्यापार के साथ। तो आर्थिक नियोजन के अंदर जहाँ पर अपने पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य पड़े थे कि समृद्धि हो, आत्मनिर्भरता आए, देश का विकास हो और साथ में समानता आ जाए, उसके लिए कृषि एवं उद्योग और व्यापार, उसके अंदर उन्नति की बात अपन पढ़ रहे थे। तो भारत में यदि हम चाहते हैं कि देश विकास करे, तो यदि हमारा देश गरीब है और हम चाहते हैं कि वो अमीर बने, तो सबसे प्रमुख आवश्यकता है उद्योग और व्यापार को बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि यदि किसी देश के उद्योग और व्यापार बढ़ेंगे तभी तो वो देश आगे विकास करेगा। सिर्फ कृषि के अंदर विकास से देश इतनी अधिक विकास नहीं कर पाएगा। तो उद्योग और व्यापार की बात करते हैं तो जो अपनी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर हमारे उद्योग और व्यापार के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हो गई थी। अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू हो गई, जिसके अंदर कृषि के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर उद्योग और व्यापार के ऊपर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया। इसके अंदर सरकार ने यह प्रयास किया कि निजी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग दोनों ही क्षेत्रों का विकास हो। अर्थात निजी जो उद्यमी है यानी जो प्राइवेट बिजनेस है, उनको भी सरकार ने प्रोत्साहित किया, उनकी लाइसेंस पद्धति को सरल बनाया ताकि वे अपने उद्योग के धंधों को बढ़ा सके, ताकि हमारा उद्योग बढ़े, विदेशी व्यापार बढ़े और हमें विदेशों से मुद्रा प्राप्त हो। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे उनके भी विस्तार के लिए, उनको भी बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रयास किए। इसके साथ साथ औद्योगिकीकरण यानी उद्योगीकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब बड़े बड़े उद्योगों का विकास करना, भारी उद्योगों का विकास करना। तो बड़े व भारी उद्योगों का सरकार ने बहुत अधिक विकास किया, उनके ऊपर ध्यान दिया। साथ में मैं बता चुकी हूँ कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर भी ध्यान दिया। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रारंभ करी औद्योगिक नीति 1948 में। 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति चालू की गई और उसके बाद द्वितीय औद्योगिक नीति चालू हुई थी 1956 में। इस प्रकार लगभग 1951 तक 6 औद्योगिक नीतियां भारत में बन चुकी थी। औद्योगिक नीति अर्थात उद्योग के लिए जो नीति बनाई गई कि हमें उद्योग धंधे, किन उद्योगों को बढ़ावा देना है, किन उद्योगों को लोन सस्ते दर पे देना है और किस उद्योगों के ऊपर भूमि के ऊपर जो लगान है वो कम लेना है। तो इस तरह की हर उद्योगों के लिए अलग अलग नीति बनाई गई, जिसको कि कहते हैं औद्योगिक नीति। तो पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी? 1948 में। और जो द्वितीय उद्योग नीति बनी थी वो 1956 में। जबकि जो 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसके जो प्रस्ताव थे वही हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के आधार बने। तो बच्चों अपन को ये बात अच्छे से याद रखनी है कि हमारी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसे मुख्य रूप से किस पे ध्यान दिया गया था? उद्योगों पर, उद्योग और व्यापार के ऊपर। तो इस प्रकार 6 औद्योगिक नीतियां बनी थी और जो लास्ट औद्योगिक नीति थी वो थी 1991 वाली, जो कि पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के अंदर बनी थी। और ये एलपीजी का दौर भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। और इस नीति के जो प्रस्ताव थे उन्हीं को द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का आधार माना था। तो इस प्रकार बच्चों अपना जो लेसन है वो तो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं कि इस सेकेंड चैप्टर के अंदर अपन ने क्या क्या देखा। इस सेकेंड चैप्टर में देखा कि 1947 के अंदर अपना देश आज़ाद हुआ। 1950 में योजना आयोग के गठन की बात हुई। अप्रैल 1951 के अंदर योजना आयोग का स्थापना हो गई, कार्यक्रम चालू हो गया। फिर योजना आयोग को कि तो क्या करता था? प्रस्ताव बनाता था पंचवर्षीय योजनाओं के लिए, लेकिन उसके ऊपर अनुशंसा, अनुमति और क्रियान्वयन का जो कार्य वो कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। उसके साथ ही योजना आयोजना परिषद। क्यों? क्योंकि योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के लिए क्या ड्राफ्ट बनाए,
उसके लिए क्या नियम बने, क्या अवधि रखी जाए, क्या लक्ष्य रखे जाए, उसके लिए जो प्लान करता था वो था अपना योजना आयोजना परिषद। क्योंकि इसमें जो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री, उसके बाद चिकित्सक, इंजीनियर, ये सब कुछ सम्मिलित थे। तो ये सारी समस्याओं को शामिल करके और उसका सारांश करके और सरकार को पेश करते थे कि देश में ये समस्या है, इसके ऊपर हमें इस तरह से कार्य करना है। तो ये हो गया योजना आयोजना परिषद। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं के बाद तो अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में चल चुकी है, जो कि 1951 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी, और साथ में 6 वार्षिक योजनाएं भी चली हैं। और इस प्रकार लास्ट वीडियो तक अपन देख चुके थे कि कृषि और कृषि के क्षेत्र में जो हरित क्रांति का बहुत अधिक योगदान है हमारे देश को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में। तो बच्चों, हरित क्रांति क्या है, इसके जनक कौन है, भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, इन सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको मेरी सभी वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। बस आपको इनको अच्छे से याद करना है। तो ये पूरे चैप्टर का मैंने सारांश बता दिया। 1947 से लेकर के 1990 तक की सारी बातें अपन ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ ली है। तो अब तक के फर्स्ट चैप्टर की 2 वीडियो और सेकंड चैप्टर के 5 वीडियो, इसको आप अच्छे से अध्ययन कीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, ताकि आपके 11th इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब अगली वीडियो के अंदर अपन देखेंगे अपना 3rd चैप्टर, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्यों? क्योंकि अब अपना पंचवर्षीय योजनाएं भी हो चुका है। ठीक है, तो अब इन्हीं योजनाओं के द्वारा अपन ये देखेंगे कि देश में उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन या लिबरल के लिए, फिर वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, और निजीकरण प्राइवेटाइजेशन, उसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, ये सारा अपन अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगली वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।